अब तक हमने देखा कि जाह्नवी और आरव कहीं पे घूम रहे होते हैं, जहाँ पे जाह्नवी की नज़रें जाती है सीधा कबीर और रश्मि के ऊपर। उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसका गुस्सा निकलता है आरव के ऊपर, लेकिन आरव उसे संभाल लेता है। वहीं पे कबीर भी उसे वहाँ पे देख लेता है और रश्मि उसके पीछे पीछे उससे बात करने चली जाती है, जहाँ पे दोनों के बीच एक बार फिर से घमासान लड़ाई होती है और रश्मि वहाँ पे बस खड़ी उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। गाड़ी शांत रास्ते पे चली जा रही थी और दोनों पति पत्नी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ शांति से बैठे हुए थे। एक गाड़ी चलाने में फोकस कर रहा था और एक खिड़की से बाहर देखने में। बस आज पहले की तरह कोई गाना नहीं बज रहा था और गाड़ी में पिन ड्रॉप साइलेंस था। तब उस शांति को तोड़ते हुए आरव ने पूछा, कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो या शेयर करना चाहती हो? ये सुन के जाह्नवी की नज़रें बाहर से हटकर आरव की तरफ हुई और वो उसे गौर से देखने लगी। कुछ भी नहीं, बस कुछ पास्ट ग्रजेस हैं। आज मूड नहीं है। जब मूड होगा तो मैं आपको खुद ही सब कुछ बता दूंगी। कितने साल से तुम इस इंसान के बारे में सोच रही हो? आरव ने उसकी तरफ देखा नहीं और सीधा रोड पे ही देखता रहा, लेकिन जैसा उसने सवाल पूछा था उससे ये पता चल रहा था कि जाह्नवी को इसका जवाब देना पड़ेगा। कितने सालों से सोच रही हूँ। जाह्नवी बहुत अच्छे से जानती थी आरव किसकी बात कर रहा है। वो भी नहीं जानती थी कि उसने अपने दिल में कबीर को कब से बसा रखा था। जिस दिन से उसे चीज़ों की समझ होनी शुरू हुई थी, उस दिन से सबने उसके दिमाग में ये आइडिया भर दिया था कि उसे मल्होत्रा परिवार की अच्छी बहू बनना है। जब वो छोटी थी तो सब लोग अक्सर उसे कहा करते थे, जाह्नवी अपने कबीर भाई के साथ जाके खेल लो थोड़ी देर। जाह्नवी, तुम्हारे कबीर भाई अभी बहुत सैड हैं, जाओ कुछ ऐसा करो जिससे उनका मूड ठीक हो जाए। हमने सुना कबीर ने तुम्हारे लिए किसी से लड़ाई करी है, क्या हुआ था? इन सब के बीच उसे एक बात तो एडमिट करनी पड़ेगी, बहुत लंबे टाइम तक कबीर उसे सिर्फ छोटी बहन की नज़रों से ही देखता था। भाई की तरह रक्षा करता, उसका ख्याल रखता, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता। एक ऐसा टाइम आया था जब कबीर के इमोशंस उसके हो गए थे। उसे कबीर के चारों ओर रहने की आदत सी हो गई थी, और जब ये सब कुछ टूट गया, उसकी सारी यादों को उसके जहन से निकाल दिया गया, तब उसका अपनी ज़िंदगी से भरोसा उठ गया। उसको एक घुटन महसूस होने लगी। बहुत टाइम हो गया इस बात को। तब भी अरोड़ाज़ और मल्होत्रास बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे। जब हमारे जन्म हुए थे तभी ये डिसाइड कर दिया गया था कि मेरी और कबीर की शादी करा दी जाएगी। मुझे मेरे मम्मी पापा बहुत लविंग लगते थे, इसलिए मैं सच में कभी कभी ये भरोसा नहीं कर पाती कि पापा ने माँ को चीट किया है। अपनी आंखों में वो अपने अकेलेपन को छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी, जो छुपा ही नहीं छुप रहा था। रश्मि की माँ और मेरी माँ पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मैं कभी नहीं भूलूंगी वो दिन जब माँ को ये सारी बातें पता चली थी और उनका वो चेहरा जो पूरी तरीके से टूट गया था। वहीं दूसरी तरफ मैंने कभी ये भी इमेजिन नहीं किया था कि सालों बाद मैं खुद अपने आप को माँ के नक्शे कदमों पे चलता हुआ देखूंगी। पहले रश्मि का नाम रश्मि अरोड़ा नहीं, रश्मि चैटर्जी हुआ करता था। वो मेरी और शालिनी की बहुत अच्छी दोस्त थी। मुझे लगता है ना, कभी कभी आप सच में सोच भी नहीं सकते कि नियति आपको कहाँ लाकर खड़ा कर देगी। माँ हमेशा बोलती है कि उनकी ज़िंदगी ने उनको जहन्नुम में ला के रख दिया है। उस टाइम मैं बहुत छोटी होती थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे साथ भी वही चीज़ें हुई, तब मुझे समझ में आया कि उस टाइम उनको कैसा फ़ील होता होगा। जाह्नवी ये बातें किसी से भी नहीं करती थी, यहाँ तक कि उसने शालिनी को भी कभी ये सब नहीं कहा। वो समय, वो यादें उस खाव की तरह थे जो कभी भी नहीं भर सकते थे। आरव ने उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और एक कंक्लूजन निकाला। समझ गया मैं, जितनी बोली तुम हो ना, उसमें तुम हर किसी के झूठ को बहुत आसानी से बिलीव कर सकती हो। तुम्हें जितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए उतनी तुम हो नहीं, और इसलिए सिचुएशन तुम्हारे साथ ऐसी हो जाती है। आप मेरी जगह नहीं है तो आप मुझे नहीं समझ सकते कि मैं कैसा फील करती हूँ। इस तरीके से जजमेंट पास तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जाह्नवी ने आरव से गुस्से में कहा, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है।
आज से तुम मेरे साथ हो तो अब मुझसे ये सीखो कि किसी इंसान की परख कैसे करते हैं। लाइफ में कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो आपको नीचे से ऊपर ले जा सकती है, वहीं कुछ ऐसी होती है जो ऊपर से ऐसा ज़मीन पर भेजती है ना कि इंसान चाह के भी नहीं उठ पाता। आई नो तुम इन सब बातों के बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन जो तुम्हें फेस करना है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकती। मैंने सुना है अरोड़ा कल्चर मीडिया की हालत के बारे में। ग्लोरी वर्ल्ड का भी कोई इरादा तो नहीं है टेलीविज़न इंडस्ट्री में जाने का, लेकिन कल मुझे 2-3 वाइस प्रेसिडेंट ने मिलकर डॉक्यूमेंट दिया था। वो चाहते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो ग्लोरी वर्ल्ड अरोड़ा कल्चर मीडिया को टेक ओवर कर ले, और अरोड़ा कल्चर मीडिया हमारे लिए टीवी इंडस्ट्री में घुसने का ज़रिया बन जाएगा। मैंने इस पर कोई फ़ैसला नहीं लिया क्योंकि मुझे तुम्हारे थॉट्स जानने हैं। फिर उसने रोड पर साइड में गाड़ी आराम से पार्क कर दी और उसे देखने लगा। जानवी के लिए ये बातें बहुत हैरान कर देने वाली थी। कंपनी सच में टेलीविज़न इंडस्ट्री में जाना चाहती थी क्या? वो इस बात से हैरान इसलिए भी थी क्योंकि उसने बहुत पहले सुना था कि आरव कभी भी टेलीविज़न इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहता, और इससे पहले भी आरव के दादाजी जब चेयरमैन की कुर्सी पे थे तब भी ये प्रपोज़ल आगे रखा गया था। वो इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आरव उस टाइम अब्रॉड था। उसके एक वोट से पूरा का पूरा प्रपोज़ल कैंसिल कर दिया गया, और उसके बाद दोबारा इस पर किसी ने बात नहीं की। वैसे तो मुझे इस लाइन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन अगर ये कंपनी की डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम कर सकती है तो इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। आरव समझ रहा था कि जानवी किस चीज़ को लेकर झिझक रही है। उसने हंसते हुए बहुत प्यार से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा कल्चर मीडिया के साथ क्या रिलेशन है। अगर तुम चाहो तो मैं अरोड़ा कल्चर मीडिया को ग्लोरी वर्ल्ड के अंडर लेके आ सकता हूँ, और फिर तुम्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दूँगा। बोलते हैं ना, एक तीर दो निशाना। जब जानवी ने ये सुना तो अपनी आईब्रोज उठा के उसे देखने लगी। तो उसे अब समझ में आया कि ये सारी बात करने के पीछे उसका एक सेल्फिश मोटिव था। उसने बहुत देर तक ध्यान से सोचा और अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, मैं नहीं मानती। जहाँ तक मुझे पता है मल्होत्रा कॉरपोरेशन ऑलरेडी अरोड़ा कल्चर मीडिया के क्राइसिस सॉल्व कराने में हेल्प कर रहा है। उनकी अपनी कुछ प्लानिंग्स चल रही है। राघव सिंघानिया की टीम से जितने भी प्रोजेक्ट्स मिलने वाले थे, आई थिंक वो ऑलरेडी उन्हें एलोकेट कर दिए गए हैं। अगर हम इस टाइम कोई भी चाल चलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। आप जानते हो सारी चीज़ें। वैसे भी टीवी इंडस्ट्री, मूवीज़ का मैनेजमेंट, ये सब मेरे लिए बहुत नई चीज़ें हैं। मैं आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस फील्ड में तो नहीं बन सकती। मेरा इंटरेस्ट अभी भी साउथ रिवर प्रोजेक्ट में है, तो अच्छा होगा जो मैं एक अच्छी सी प्लानिंग डायरेक्टर बन के ही आपके ऑफिस में काम करूं। जानवी ने ईमानदारी से जवाब दे दिया। वो जानती थी कि उसकी स्ट्रेंथ बिजनेस प्लानिंग में है। टीवी इंडस्ट्री काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और उसे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो वैसे कैसे वहाँ पे कुछ भी कर सकती। मैं तो तुम्हें बदला लेने का एक मौका दे रहा हूँ, पर तुम्हें वो नहीं चाहिए। तुम्हें सच में अभी भी साउथ रिवर प्रोजेक्ट ही चाहिए। आरव जानवी की तरफ बोल के थोड़ा सा मुस्कुराता है। वो सोचता है कि कैसे उसकी वाइफ इतनी ईज़िली सेटिस्फाइड हो जाती है। नहीं, मुझे बस ये पता है कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ पता है। इनफैक्ट अगर मैं जिस स्पीड में चल रही हूँ उसी स्पीड में चलूँ और तब हमला करूँ ना, तब बहुत मज़ा आएगा। आपको क्या लगता है, एक छोटे से एम्प्लॉय से इस पोजीशन पे मैं रातों रात आ गई? तो अब तुम ये सब बातें मुझे बता रही हो? हाँ। ये सुन के आरव को हंसी आ गई और उसने देखा कि कैसे जानवी का चेहरा इतना सीरियस और डिटर्मिनेशन से भरा हुआ है। उसने अपना हाथ उठाया और जानवी के सर को सहलाने लगा, लेकिन जानवी ने गुस्से में उसका हाथ अपने सर से हटा दिया। मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और आप ये कर रहे हो। इतना बोल के जानवी ने उसे एक नज़र देखा और स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखते हुए बोली, मुझे ड्राइव करना है। अब जानवी स्टीयरिंग व्हील को पकड़ के बैठ गई। वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। फिर आरव ने भी फोर्स नहीं किया और नीचे उतर के जानवी की सीट पे आ गया।
और जानवी अंदर से बैठे बैठे दूसरी सीट पर छलांग लगा के बैठ गई। लेकिन वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने वाली थी उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाया तो उसके नानू महेंद्र जी की आवाज़ आई, मैं अभी तुम्हारे अपार्टमेंट पर आया हुआ हूँ, तुरंत घर आओ। जब जानवी ने अपने नानू का ये ऑर्डर सुना तो वो घबराने लगी। वो जान गई थी कि जिस तरीके से महेंद्र जी उससे बात कर रहे हैं इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। आरव ने भी उससे पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? फ़ोन के दूसरे साइड बैठे इंसान ने भी आरव की आवाज़ सुन ली और जानवी कुछ कहे उससे पहले महेंद्र जी की गुस्से भरी आवाज़ एक बार फिर से आई, तुम्हारे बगल में जो बैठा है ना उसको भी घर लेकर आना। कितनी गलत बात है ये, इतना बड़ा काम कर दिया और किसी को बताया भी नहीं। मैं तुम्हारा नानू अभी ज़िंदा हूँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं तुम लोगों की, अभी क्या अभी घर आओ। और बस फिर क्या, महेंद्र जी ने फ़ोन गुस्से में रख दिया और जानवी कुछ कर ही नहीं पाई। फिर उसने आरव की तरफ डरते हुए देखा और कहा, अब मुझे लग रहा है आज तो हम दोनों गए। नानू को शायद हमारी शादी के बारे में पता चल गया, वो बहुत गुस्सा है। नानू को पता चल गया? तभी उसने दिमाग लगाया और वो समझ गया कि ये सब कैसे हुआ है। उसने अपने हाथों में अपना सर छुपाया और जानवी से कहने लगा, पक्का दादी और दादाजी ने ये बात उन तक पहुंचाई होगी। अब हम क्या करें, वो मेरे अपार्टमेंट पर बैठे और हमें तुरंत घर आने के लिए बोला है। आरव ये नहीं समझ पा रहा था कि जानवी इतना घबरा क्यों रही है। तो जानवी उसको समझाती है, पहले मेरे पेरेंट्स ने भी नानू के पीठ पीछे जाके शादी कर ली थी और उसके बाद से नानू को इस चीज़ का बहुत गुस्सा था। और अब जब माँ और पापा के बीच में ये सब कुछ हो गया है तो अब आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जब नानू गुस्सा होते हैं तो उनका गुस्सा बहुत ख़राब होता है। तुम टेंशन ले रही हो कि मैं तुम्हारे नानू को हैंडल नहीं कर पाऊँगा, है ना? मुझे पता है कि इससे पहले उन्होंने मुझे आपके साथ ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए कहा था और वो आपको बहुत अच्छा भी सोचते हैं। लेकिन अभी जो हमने चीज़ करी है उसके लिए मुझे बहुत टेंशन है कि वो हमें आसानी से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ठीक है, तुम टेंशन मत लो जानवी, मैं हूँ ना, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस गाड़ी चलाओ। जब आरव ने देखा कि वो कितनी नर्वस है तो उसने अपना फ़ोन निकाला और रजत को फ़ोन किया, हमारा जो स्पेशल गिफ्ट है वो मैडम के अपार्टमेंट पर अभी लेके आ जाओ। उसने इतना बोला और अपना फ़ोन रख दिया। जानवी ने भी आंधी तूफ़ान की स्पीड से गाड़ी चलाई और अपने अपार्टमेंट पर पहुंच गई। जब तक वो लोग अपार्टमेंट पहुंच रहे तब साथ ही साथ दूसरी तरफ से रजत भी वहाँ पे गिफ्ट लेकर आ गया था जिसके बारे में आरव ने कहा था। वो एक बहुत ही पुराना और मज़बूत लकड़ी का बना हुआ चेस बोर्ड था। क्योंकि उसके दादाजी को चेस बहुत पसंद था तो उसने सुना था कि महेंद्र जी को भी ये बहुत पसंद आएगा। जानवी ने इन सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी आरव के हाथों को खींचकर अपने अपार्टमेंट की तरफ चली गई। वो दरवाजे पर पहुंची ही थी तभी उसने देखा दोनों दरवाजे खुले हुए हैं और एक 50 साल का व्यक्ति बहुत ही घबराहट में वहाँ पे किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही उस इंसान ने जानवी को देखा तो वो भागते हुए उसके पास आए। थैंक गॉड मिस आप आ गई, सर बहुत भड़के हुए हैं। पूरी दोपहर वो इस बात को लेके गुस्से में थे। उन्होंने कंपनी में लंच भी नहीं किया और बीच मीटिंग को छोड़कर यहाँ पर भाग के आए हैं। थैंक यू अंकल, नानू अंदर है ना? अभी आप मुझसे कुछ मत बोलिए, जाके सीधा सर से मिलिए, वो अंदर हैं। आप मिस के हस्बैंड हैं ना? वो अच्छे इंसान हैं लेकिन जब सर गुस्सा होते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाते हैं। जब अपना पूरा गुस्सा निकाल ले उसके बाद ही आप कुछ बोलिएगा। ये थे महेंद्र जी के सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट शैलेंद्र। वो बहुत सालों से महेंद्र जी के साथ काम कर रहे थे और उनके गुस्से को भी वो बहुत अच्छे से जानते थे। इस समय वो आरव को चिंता भरी नज़रों से देख रहे थे लेकिन हाँ, साथ ही साथ उन नज़रों में आरव के लिए अप्रिसिएशन भी था। थैंक यू अंकल, अब आप भी जाके अंदर बैठिए, बाहर बहुत ठंड है। और उसके बाद दोनों पति पत्नी घर में चले गए। जैसे ही जानवी ने उस रूम में कदम रखा उसे ऐसा लगा कि आसपास का टेम्परेचर और भी ज़्यादा बर्फीला हो गया। वहीं सोफ़े पर एक बुज़ुर्ग आदमी बैठे थे जिनके बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे लेकिन उनके बैठने का तरीका अभी भी किसी मिलिट्री वाले की तरह था। ये थे जानवी के नाना जी महेंद्र राठौड़। करीब 70 साल की उनकी उम्र हो गई थी। चेहरे पे झुर्रियाँ थी लेकिन आँखों में अभी भी वही तेज। उनकी उम्र को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो 70 साल के हैं। ये थे राठौर इंडस्ट्रीज़ के मालिक और दिल्ली शहर के जाने माने इंसान। लेकिन हाँ, अपने इतने अच्छे रेपुटेशन के बाद भी ज़्यादातर लोग उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते थे।
यहाँ तक कि अरोड़ा फैमिली को भी ये नहीं मालूम था कि माधुरी जी के ही पिता महेंद्र राठौर हैं। पहले माधुरी जी ने बिना किसी चीज़ को सोचे समझे अपने पिता के अगेंस्ट जाके जाह्नवी के पिता यानी देवराज जी से शादी कर ली थी। एक ऐसा टाइम भी आ गया था जब बाप बेटी के रिश्ते बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और जो भी माधुरी जी के साथ हुआ, जिस तरीके का उनका नेचर था, सब भुगतने के बाद भी उन्होंने अपने पिता को इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा। वो तो जब ये खबरें सबको पता चली और माधुरी जी अचानक से घर छोड़कर अपने पिता के घर के बाहर खड़ी हो गई, तब उन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हुई। महेंद्र जी को देवराज जी कभी पसंद नहीं थे और इतने सालों में उन्होंने अरोड़ा परिवार से कभी कोई नाता नहीं रखा, सिर्फ जाह्नवी के अलावा। अपने नानू के गुस्से भरे चेहरे को देखकर जाह्नवी उन्हें प्यार से पुकारती है और साथ ही साथ आरव की बाजुओं को खींचती है ताकि वो जाके उनको कुछ बोले। महेंद्र जी ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और उसके बगल में खड़े आरव को। तो क्या महेंद्र जी माफ़ कर देंगे जाह्नवी की गलती को? क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे आरव को या देने वाले हैं उन दोनों को कोई पनिशमेंट? क्या करेंगे नहीं करेंगे ये आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चल जाएगा। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।